नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आइए, 350 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आइए दोस्तों, 351 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। ठीक है, तो चलिए, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। आपको बताना है कि आईएनए का जो मुकदमा हुआ था 1945-46 में, तो उनमें जो वकील पेश हुए थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भूलाभाई देसाई। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ये जो आईएनए का मुकदमा है दोस्तों, ये टीआरडी 3 में पूछा गया था। ठीक है, जो कि आपका कैंसिल हो गया था। उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि लाल किले का मुकदमा कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 352। तो चलिए, यहाँ देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1946। दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार का जो निर्माण की घोषणा हुई थी वो 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी दी थी। ठीक है, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ऑप्शन ए जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। तो आपको पता है दोस्तों, 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज जो अस्थाई में आई थी वो सिंगापुर में आई थी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 354। यहाँ देखिए, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों, आईएनए जो था वो डॉक्टर मोहन सिंह भाखना, ठीक है, उन्हीं के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। ठीक है, वो ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको पता होगा दोस्तों, 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हराया था। ठीक है, तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा कहाँ है दोस्तों? हरिपुरा गुजरात में है। ठीक है, तो 1938 और 1939 दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा।
ठीक है, दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो जस्ट अभी बताए थे दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉग सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले नेताजी, आपको पता है नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते थे। ठीक है, तो नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा देश था? ये हो जाएगा दोस्तों जर्मनी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का जो संबंध था ना भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था, ना दांडी मार्च के साथ था, ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, देखिए इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 359। ओके, चलिए यहाँ देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन सी शिलभद्र याजी, ऑप्शन डी रामनारायण प्रसाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका शिलभद्र याजी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, दोस्तों आपको पता है कैबिनेट मिशन के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया, आपको बताना है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आपको पता है कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 64। ठीक है, यहाँ देखिए, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, इसको और छोटा कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैमजी मैकडोनाल्ड, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था, ठीक है, यहाँ पे नहीं के पास इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर ये भी सदस्य था, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आपको जस्ट अभी बताए थे ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ये तीनों सदस्य था। ठीक है, नहीं के बारे में पूछ रहा है तो रैमजी मैकडोनाल्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए,
इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट बात किए थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और ए बी अलेक्जेंडर भी थे। वेवेल हो गया, बेवेल नहीं थे, ठीक है, तो बेवेल इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो दोस्तों ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जी बी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर, ठीक है, ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यहाँ देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सबसे युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष था दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे कांग्रेस का जो युवा अध्यक्ष था वो कौन था। और यहाँ देखिए, अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। ठीक है, उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड बेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जे बी कृपलानी। तो दोस्तों जे बी कृपलानी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, वर्ष 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जे बी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368। ठीक है, 368। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारत के विभाजन, तो विभाजन ऐसे भी रहता है, कभी कभी 1947 के टाइम में पूछ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो चलिए, ऑप्शन जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों भारत का जो विभाजन का समय था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। भारत विभाजन के समय जे बी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है, 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों, 1947 जो मेरठ का अधिवेशन हुआ था उनमें अध्यक्ष बने थे और 1947 तक, ठीक है, 1947 में 6 में बनी थी और 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए, उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 369। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जस्ट अभी बताए थे दोस्तों। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 1947 में जब इस्तीफा हुआ सरोजिनी नायडू का, जे बी कृपलानी का, उसके बाद यहाँ देखिए, जस्ट अभी बात किए थे दोस्तों। यहाँ देखिए 1946, ठीक है, 1947 तक अध्यक्ष बने थे। इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, चलिए एक बार जूम कर लेते हैं इसे। चलिए,
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। आपको नाम बताना है वो कौन थे। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 371 नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया। ऑप्शन ए 1833 में, 1853, 1858, 1882। दोस्तों 1853 हो जाएगा ये। ठीक है, बी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 372 यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। आपको बताना है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो दोस्तों 1786 का वो एक्ट था। ठीक है, चलिए बी विल बी करेक्ट। यहाँ देखिए दोस्तों, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो दोस्तों यहाँ देखिए, भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 वो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है कूट दिया हुआ है। ठीक है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। ठीक है, एक में आपका पुस्तक दे दिया है और दूसरा जो है आपका इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो उनको आपको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन इंडिया। ठीक है, मिलाना है आपको दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन इंडिया, ये किनका पुस्तक है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको कूट 1 से मिलाना है। यहाँ देखिए, सही सुमेलित को आपको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जो पुस्तक लिखा था ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये जो दोस्तों लिखा गया था वो के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार। ठीक है, तो ये आपका के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कहाँ गया भाई, के दत्ता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, आनंद मठ आप सबको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए 3 का भाई F। ठीक है, इसके बाद प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आवर इंडिया मुसलमान्स, ये आपको ये लिखा गया था आपका W हंटर। ठीक है, कहाँ गया भाई, 5 का B। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मिला लीजिए यहाँ पे कौन सा है भाई, 1 का A। तो यहाँ देखिए 1 का A इसमें तो है, इसके बाद 2 का आपका हो गया E, नहीं 2 का D इसमें दिया नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ देखिए आप लोग 1 का A, 2 का E, 3 का ये जो है F,
ठीक है, 4 का सी, 5 का बी, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए रामनाथपुरी, ऑप्शन बी GD कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। दोस्तों तारकनाथ दास इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तारकनाथ दास के द्वारा ही अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 376। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, यहाँ देखिए ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। तो आपको ये पता होगा दोस्तों, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, चलिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देख लेते हैं एक बार। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास था। ठीक है, तो ये आप लोग ईस्वी भी याद कर लीजिए दोस्तों, 1865। ठीक है, और ये पहला उपन्यास था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने आनंदमठ, राजा रसिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन ए इंडियन नेशन, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी प्रभाकर, ऑप्शन डी डॉन। दोस्तों ये हो जाएगा आपका इंडियन नेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडियन नेशन अखबार का जो प्रकाशन होता था वो पटना में होता था। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्यामलाल पार्षद इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार टीआरई में पूछ चुका है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो दोस्तों आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी। ठीक है, यहाँ देखिए 1908 ईस्वी में। ठीक है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। दोस्तों 6 वर्ष की सज़ा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 381। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। यहाँ देखिए, जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। यहाँ देखिए बहुत ही क्वेश्चन में ट्विस्ट है दोस्तों, प्रथम भारतीय पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, जब भारतीय पूछे तो यहाँ देखिए, जब भारतीय पूछे तो आपको सी राजगोपालाचारी टिक लगाना है। ठीक है, और आपको अगर गवर्नर जनरल पूछे, ठीक है, अगर आपको गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारतीय पूछे तो आपको सी राजगोपालाचारी को टिक मारना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 82, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों आपको बताना है कि कौन ऐसा आदमी था जिनको गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, BR अम्बेडकर। तो दोस्तों गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर।
चलिए, और आपको पता है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, और कितने ईस्वी में दिया गया दोस्तों? 1913 ईस्वी में। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एक बार डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता 7 मई 1861, ठीक है, को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया। और यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ देखिए गीतांजलि नामक जो पुस्तक था उसका, उसी के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 383, यहाँ देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल मोरारजी देसाई। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, उन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 384 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए? ऑप्शन ए ओकालिंग, ऑप्शन बी नादास्त्र, ऑप्शन सी मारवा, ऑप्शन डी पाली। दोस्तों वो ऐसा जगह था, वहाँ मारवा इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, 385। ओके, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। दोस्तों यहाँ देखिए 1947 के बाद यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणा आसिफ अली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ देखिए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, सरदार पटेल, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों अंतरिम जो सरकार था उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार अक्टूबर 1947 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, ठीक है, और जो गृह विभाग थे वो सरदार पटेल के पास थे, और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल का जो विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, 387। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 388, ठीक है, यहाँ देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 389, ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ देखिए 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया है?
ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी सैयद अली जहीर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों श्रम विभाग जो था आपका अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास थे। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम, ठीक है, को दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है, सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 390, ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, अगस्त 1923 की बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, ये पूछ रहा है आपका 1923 में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देंगे 391, ठीक है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, मतलब फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों जो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 393, ओके, यहाँ देखिए, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? ऑप्शन ए गोगड़ी, ऑप्शन बी इंद्रपुर, ऑप्शन सी पेमा, ऑप्शन डी अमहरा। ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी कैंप जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी हजारीबाग जेल। दोस्तों ये जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 395, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? आपको बताना है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है विश्व में शांति और सहयोग के लिए गुट निरपेक्ष सिद्धांत को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण, जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 396, चलिए यहाँ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखते हैं, हाँ, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? दोस्तों आपको बताना है कि राज्य जो विभाग था किनकी अध्यक्षता में स्थापना की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी GV पंत, ऑप्शन डी सरदार पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सरदार पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, सरदार पटेल के ही अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई। ओके, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 397, यहाँ देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। देखिए यहाँ पे नहीं पूछे तो आपको सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऑप्शन ए भूमियार, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी कायस्थ, ऑप्शन डी कुर्मी। तो कुर्मी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 398, यहाँ देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी चिराग अली। दोस्तों अबुल कलाम इज़ द राइट आंसर।
ओके, ए इज़ द करेक्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 399, यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल देख लेते हैं दोस्तों एक बार। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि देवबंद का जो आंदोलन हुआ था उससे कौन से नेता संबंधित थे। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 399। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जहाँ देखिए स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।